बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 11 का हम चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ इसी के रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास है कि डिस्क्राइब द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट ऑफ फंक्शन। उसने इस टॉपिक में ये कहा है कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो एक फंक्शन ऑफ स्टेट है, यानी एक स्टेट का क्या है हमारे पास फंक्शन है। इसमें ये डिस्क्राइब करें। अच्छा, इसमें फंक्शन ऑफ स्टेट फिजिक्स में इसमें मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। इनिशियल पॉइंट कौन से हैं और उसके फाइनल पॉइंट कौन से हैं, इस पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो ये एक स्टेट ऑफ फंक्शन इसलिए से कहा जाता है। तो इसी वजह से इसे स्टेट ऑफ फंक्शन कहा जाता है। और इसमें देखिएगा, कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। इट्स मीन, इसका मतलब ये होता है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब आपको ये डायग्राम एक नज़र आ रही होगी जो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बनी है। जी ये ग्राफ है हमारे पास, ये प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान है। अब इसमें ये गौर करें कि हमारे पास जब ये पॉइंट यहाँ पे थे, यहाँ पे यानी यहाँ पे प्रेशर था हमारे पास PA और यहाँ पे वॉल्यूम क्या था VA, और टेम्परेचर हमारे पास इधर कह लें कि इस सिस्टम का TA है हमारे पास, क्योंकि सारे पॉइंट एक लिहाज से रहते थे। तो इस A पॉइंट पे जो पॉइंट होंगे वो PA और VA और ये हमारे पास क्या होगा TA होगा जी। ठीक है, जब सिस्टम यहाँ से यहाँ तक जाता है PB पॉइंट तक, यानी प्रेशर P तक, उसका पॉइंट B है और यहाँ वॉल्यूम VB तक जाता है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट क्या आता है हमारे पास PB, VB और TB, यानी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम क्या करता है बदलता है जी। अब इसमें देखिएगा कि इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने ये फ़र्ज़ करें कि ये इसकी इनिशियल स्टेट थी और ये इसकी क्या है हमारे पास फाइनल स्टेज। वो कहता है कि ये इन स्टेज पे डिपेंड करता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है इन स्टेज पे डिपेंड करती है कि ये स्टेज इनिशियल कौन सी है, हमारे पास फाइनल कौन सी है। अब देखें फॉर एग्जांपल, इस आपको ये फिगर नज़र आ रही है, एक ये पाथ नज़र आ रहा है आपको ग्रीन वाला, एक फिर करें कि हमारे पास सिस्टम इस तरह मूव कर रहा है, यानी हीट जो इस तरह मूव कर रही है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ इस तरह बन रहा है, और एक हमारे पास सिस्टम ये लिया हुआ है जो एक थोड़ी सी ज़्यादा कर्व है। अब देखें ये देखें दोनों ही एक ही पॉइंट शुरू हो रही हैं और दोनों ही एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रही हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि पाथ चाहे आप इस तरह का लें या पाथ इस तरह का लें, ठीक है, तो दोनों का फाइनल स्टेज भी सेम है और इनिशियल स्टेज भी सेम है। इस तरह का हमने एक फर्स्ट में टॉपिक भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में, कि हमारे पास ऐसी जो फील्ड होता है वो किसी पाथ पे जो डिपेंड ना करे वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, तो इसी तरह में इंटरनल एनर्जी एज स्टेट फंक्शन इसलिए होता है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। हमने ये नहीं देखना कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी किस पाथ से है जी, इस पाथ से है या इस पाथ से है, कि ये पाथ ज़्यादा है। ठीक है, हमने ये नहीं देखना किस पाथ से है जी। ठीक है ना, इसे कहते हैं C1 कर्व है हमारे पास, ये C2 कर्व है, C2 कर्व हालांकि ज़्यादा लग रही है, तो ये कर्व किसी पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नीचे पाथ पे डिपेंड करती है, इस पे और ये हमारे पास इस पे। ठीक है जी, तो ये इसने थ्योरेटिकली लिखा है, कंसीडर सिस्टम है विच अंडरगो द प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज PA टू PB, VA टू PB एंड VB, बट एक्सपेरिमेंट इज हैज शोन फिगर है कि हमारे पास चेंज इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट द पाथ है जी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी जी। अब देखिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हमने देखना चाहिए कि ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन बाय आइडियल गैस।
एक हमने वर्क को डिफाइन किया था हमने चौथे चैप्टर में, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा हमने पढ़ा था, और इसके दो प्रूफ पढ़े थे हमने कि एफ डी ये इसे कह लेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी कह लें, और सब इसको ओपन करेंगे हमारे पास तो ये आएगा एफ डी, ये होगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा जी। ये हमने एक वर्क पढ़ा था हमने एक मैकेनिकल सेंस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स के असूल के मुताबिक हमने इसको लेके चलना होता है जी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक फिगर नज़र आ रही है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर नज़र आ रहा है, और इसका इनिशियल वॉल्यूम P है, प्रेशर V है सॉरी, और इसका इनिशियल वॉल्यूम V है। जब इसको हीट इस पर वर्क होता है, जब इस पर हीट इन इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज़ होती है, कह लें कि इसके अंदर हीट जब वर्क मालिक्यूल करते हैं सिस्टम के ऊपर, जो इसके अंदर मालिक्यूल होते हैं वो सिस्टम पे जब पिस्टन पे जब वर्क करते हैं तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ फोर्स करता है, बाहर की तरफ फोर्स करती है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखिए यहाँ से यहाँ तक चला जाता है जी। वॉल्यूम कहाँ तक चला है? यहाँ पे चला जाता है। यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ? हमारे पास डेल वी क्या हो गया जी? डेल वी हो गया। यानी इसको इस तरह समझे कि एक सिलेंडर हमारे पास ऐसे है, उसका फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये यहाँ पे प्रेशर P है और यहाँ पे वॉल्यूम V है। इस सिलेंडर को हमने क्या किया कि कोई इस पर वर्क हुआ है, इसके अंदर जो मालिक्यूल है, यहाँ पे पिस्टन पड़ा हुआ है, फ़र्ज़ करें इसके अंदर जो मालिक्यूल है इस पिस्टन पे वर्क करेंगे ऊपर की तरफ, वही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो पिस्टन हमारे पास इधर आ जाएगा जी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा इधर। तो इसका जो पहले वाली V था ना, तो यहाँ देखें यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई है, यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई है देखें। तो इनिशियल वाली अगर यहाँ से यहाँ तक ये अगर V है, ये वाला V है, तो कितनी चेंज हुई है? यहाँ तक हुई है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डेल V, यानी ये वाला जो एरिया होगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? डेल V, ठीक है जी। तो ये चेंज ऑफ एरिया वॉल्यूम हो गया, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास मालिक्यूल ने पिस्टन पे वर्क किया तो फोर्स ऊपर की तरफ लगी, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है जी। तो उम्मीद है इस बात की समझ आई होगी। अब भी देखें जी, हमारे पास ये फिगर है, इसी को एक्सप्लेन कर रही है। देखें ये प्रेशर, हमारे पास ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कर्व बनी हुई है। अब इसमें ये कर्व को देखिएगा, समझिएगा, इसमें देखिएगा, कहने के फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कहाँ था? हमारे पास A से B, ये इनिशियल वॉल्यूम था, यानी सिलेंडर यहाँ तक था हमारे पास, ठीक है। जब हमने कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर रखा है हमने और पिस्टन पे वर्क हुआ है, उसमें क्या होगा? B से वो C तक चला गया, यानी वॉल्यूम कहाँ से चला गया? V1 से कहाँ चला गया? V2। तो ये जो फिगर होगी, ये जो सारी की सारी, ये चेंज ऑफ प्रेशर और चेंज ऑफ वॉल्यूम होगी, ठीक है, सॉरी, चेंज ऑफ वॉल्यूम होगी। यानी इतना वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हुआ? चेंज हुआ है, ठीक है। हमने प्रेशर यहाँ पे क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, पिस्टन पे वर्क हो रहा है जी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि अब ये आपको फिगर नज़र आ रहा है कि हमारे पास कि W इज इक्वल टू एफ डेल वाई नज़र आ रहा है आपको। अब देखें ये जो डिस्टेंस हमारे पास, मैं अभी समझा, देखें ये एक पिस्टन था हमारे पास, यहाँ पर फार्म में ये इनिशियल था, पिस्टन में वर्क किया हमारे पास, तो ये यहाँ पे आ गया। तो फ़र्ज़ करें ये जो डिस्टेंस था ये हमारे पास चेंज ऑफ वॉल्यूम यहाँ तक हुआ था, ठीक है, ये डेल वी था हमारे पास। तो यहाँ से ले के यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारे पास, ये जहाँ से यहाँ पे, तो ये डेल वाई था हमारे पास, ये दिखाया हुआ है, ये डेल वाई है, ठीक है। तो जहाँ डेल वी है वहाँ पे जो चेंज ऑफ डिस्टेंस हमारे पास, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास क्या होगा? डेल वाई होगा, और फोर्स एफ होगी, ठीक है जी, जो ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, यानी पिस्टन पे फोर्स लग रही है जी। अब इस पे देखिएगा, हमने वर्क का फार्मूला तो यही पढ़ा गया, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी हमारे पास है जी फार्मूला एक। तो इस डी को रिप्लेस करना हमने डेल वाई, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारे पास? डेल वाई, ठीक है। अब जो हमारे पास फोर्स है, आपको पता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो इसके बराबर होती है,
F इज़ इक्वल टू पी ए, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है जी, हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया जब इधर से जाकर मल्टीपल होगा तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास जो डेल वी है वो किस तरह हम निकालते हैं जी, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। चले, तो इस फोर्स की जगह मैंने क्या पुट कर दी, इसकी वैल्यू पी ए, और ये डेल वाई वैसे का वैसे ही है जी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि जब भी एरिया किसी लेंथ या विड्थ के साथ ज़रब होता है तो वो हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। देखें वॉल्यूम सिंपल मैं अगर लिखूँ, सिंपल एक फार्मूला, लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट, ठीक है। तो हमारे पास इसको ऐसे, इस वॉल्यूम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेंथ ज़रबे विड्थ के एरिया होता है और ये हाइट वैसे की वैसे ही। यानी जब भी एरिया किसी हाइट या डिस्टेंस के साथ मल्टीपल होगा, किसी भी डिस्टेंस के साथ मल्टीपल होगा एरिया, तो वो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो जाहिर बात है यहाँ पे वाई भी एक डिस्टेंस ही है, इस वाई के साथ मल्टीपल हो रही है, चेंज ऑफ डिस्टेंस है हमारे पास, इस एरिया के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो ये हमारे पास डेल वी होगा, ये चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास जी ये वर्क आ गया हमारे पास, W इज़ इक्वल टू पी डेल वी, ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हमारे पास वर्क आ गया। अब इस वर्क में हमारे पास एक आइडियल गैस पे वर्क है। इस वर्क में ये होता है कि ये प्रेशर, जो एक बात याद रखें कि इस रिलेशन में कांस्टेंट है। अगर आपको MCQ पूछे कि हमारे पास W इज इक्वल एफ डी, हमारे पास पी डेल वी है, तो इसमें इस फिगर में हमारे पास कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज होने से वर्क क्या होगा हमारे पास, ज़ाहिर बात चेंज होता चला जाएगा, जितना हम वर्क करेंगे उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा, ठीक है जी। पिस्टन पे जितना वर्क करेंगे तो वॉल्यूम उतना चेंज होता जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ थी हमारे पास। तो इसमें हमारे पास इसमें यही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि जो थ्रेटिकल है कि हमारे पास एक पिस्टन, एक गैस है, इंक्लोज है सिलेंडर के अंदर, और सिलेंडर के अंदर एक मूवेबल पिस्टन है जो मूव करता है, उसका जो हमारे पास सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास वॉल्यूम वी है, उस पर एक्सर्ट प्रेशर लगता है और ऑन द सिलेंडर ऑफ द पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगता है, वो प्रेशर की वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, उससे जो वॉल्यूम चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेल वी। अब ये सारी चीज़ें होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास एक छोटी डेफिनेशन है, एक लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं इसे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है एग्ज़ाम में। ये जो बेसिकली लॉ है ये एक बेस है, आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, सेकंड लॉ भी है, जीरो लॉ भी होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब हम एक ऐसा प्रोसेस होता है जब व्हेन हीट इज़ एडिड इन द सिस्टम, कहता है किसी सिस्टम के अंदर जब हम हीट ऐड करते हैं ना, द एनर्जी पेयर एज अ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। कहता है कि जब हम किसी सिस्टम के अंदर जो हीट ऐड करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, स्टोर होती है इन द सिस्टम के अंदर, यानी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, इंटरनल एनर्जी, वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि हमारे पास एक फ़र्ज़ करें एक सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है, इधर पिस्टन पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास मालिक्यूल है, फ़र्ज़ करें इनकी मूवमेंट बहुत स्लो है, इनकी पोजीशन भी इतनी चेंज नहीं हो रही, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जब हम हीट देंगे क्यू हीट देंगे तो सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे इतनी इसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं, रैंडम मोशन है लेकिन कम हो रही है, लेकिन जो ही हम इसको हीट देंगे ना, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरनल एनर्जी क्या आती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी सिस्टम के अंदर हीट ऐड करते हैं उनके मालिक्यूल में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, या टेम्परेचर के इंक्रीज होने से भी क्या करती है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज होती है। वो ये कहते हैं प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम इट्स सराउंडिंग। कहते हैं कि वर्क डन होता है बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। एक सिस्टम क्या करता है, सराउंडिंग पे वर्क करता है। फार में ये इस पे जब हीट ऐड हुई
जब भी इसके अंदर हीट ऐड हुई तो इस मालिक्यूल ने मूव करना शुरू कर दिया, बड़ी स्पीड के साथ मूव करेंगे ऐसे, तो ये मालिक्यूल क्या करेंगे, इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, इस पिस्टन को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, और इस पिस्टन को क्या करेंगे, इस पिस्टन पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वर्क कितना करेंगे, इतना, जितना भी मतलब उसके पास हीट है, जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी है, तो पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो इस पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो वर्क डन बाय द सिस्टम और इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग पे क्या करता है, उस पर वर्क करता है। जब हीट उसके अंदर ऐड करती है और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो वो पिस्टन पे क्या करता है, वर्क करता है जी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जी। ठीक है, उसके बाद ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि तय हमारे पास U1 जो हमारे पास इनिशियली इंटरनल एनर्जी फर्ज करें ऑफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट है, इफ़ द Q एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में, अ पार्ट ऑफ सप्लाइड हीट इज़ यूज डू वर्क डन, कहता है उसमें से कुछ हिस्सा जो होगा वो वर्क के लिए यूज़ होगा, जैसे कि वो पिस्टन को अप करे या डाउन करे। ठीक है, डाउन भी हो सकता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, पिस्टन को डाउन भी किया जा सकता है, लेकिन वो मैकेनिकल वर्क होता है। लेकिन यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, जब हीट देंगे तो वो वर्क क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। एंड द रिमेनिंग एनर्जी कॉज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज U2, कहता है जो हमारे पास रिमेनिंग एनर्जी होगी वो U2 इंक्रीज होगी फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेज है उसकी, जो हमारे पास वो क्या होगी, फाइनल इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये होती है कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है कांस्टेंट होती है, लेकिन कह लें कि मतलब ख़त्म नहीं होती, वो एक फार्म से दूसरी फार्म में चली जाती है। ठीक है जी, अब जो नेट एनर्जी है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास Q माइनस डब्ल्यू, Q माइनस डब्ल्यू। हम देखना चाहेंगे कि इंटरनल एनर्जी कितनी बची है हमारे पास, रिसीव बाय द सिस्टम, सिस्टम में जो रिसीव की है बस मस्ट बी इक्वल टू द इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी U2 माइनस, यानी ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये नेट एनर्जी होगी इसके पास। ठीक है, ये देखिए इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। देखिए जो इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, U2 माइनस U1, ये हमारे पास डेल V है, इसे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी रहते हैं। अब इसमें इंटरनल एनर्जी हमारे पास देखें कितनी इंक्रीज हो चाहती है, फर्ज करेंगे हमारे पास देखें ये हमारे पास एक पिस्टन था, इस पर हमारे सिलेंडर इस पर पिस्टन पड़ा हुआ है, इस पर मालिक्यूल्स थे हमारे पास, मालिक्यूल थे। हमने ये देखना है कि हमारे पास इसके अंदर इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज़ हुई है, हमने ये देखनी है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे हीट ऐड नहीं हो रही है अभी तक, ये जो मतलब वर्क कर रहे हैं अभी तक, सपोज कर लें एग्जांपल है, वर्क कर रही है तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 4 जूल के मुताबिक वर्क कर रहे हैं, 4 जूल की एनर्जी के साथ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। जो ही इसको हम हीट देंगे तो ज़ाहिर बात हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, क्या आती है, एनर्जी की फॉर्म। फ़र्ज़ करें हीट 6 जूल, हम इसे क्या कहते हैं, हीट देते हैं, और ये 4 जूल वर्क कर रहा है ऑलरेडी पहले। तो जब 6 जूल देंगे ज़ाहिर बात है तो मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। हम कितनी इंक्रीज़ होगी, तो क्या होगा, 6 माइनस 4 तो 2, यानी इसकी इतनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी थी उसके पास, अब उसके अंदर 2 और ऐड हुई है। ठीक है ना, तो जब 2 और ऐड होगी तो इंटरनल एनर्जी उसकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी कि हमने ये देखना था, ये फिगर, ये इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बात सोचते हैं कि ये तो माइनस का निशान है, इसमें तो इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज़ हो रही है। इसमें हम ये देखना था कि इसको Q को हम वर्क से माइनस करके वो देखते हैं कि कितनी फीसद, कितने परसेंट उसके अंदर हीट इंटर हुई है, कितने परसेंट की वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब देखें इसमें, अब इसमें इससे डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि डेल U प्लस ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, W इज़ इक्वल टू Q। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। ये देखिएगा, इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वर्क Q इज़ एडिड इनटू सिस्टम, जब हम Q ये हीट है, ये हीट को ऐड करते हैं, दिस एनर्जी अपेयर टू द इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, और ये हमारे पास इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है प्लस स्टोर इन द सिस्टम प्लस वर्क डन, ये प्लस दरमियान में आ गया हमारे पास, और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय इट्स सराउंडिंग, ये हमारे पास वर्क है। ये जो हमारे पास था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास इसकी जो बेस्ट एग्जांपल दी है, कहते हैं अप्लाइड द ऑर्गेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सिंपल है, हमारे पास हम जब खाना खाते हैं उसमें से हम, वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसमें फायर में एक बंदा ने खाना नहीं खाया, 1 दिन से 2 दिन से खाना नहीं खाया, जब वो खाना खाएगा उसके पास एनर्जी आएगी, हमने ये देखना है कितनी एनर्जी उसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द रिजल्ट डिक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द एवरी एनर्जी ऑफ द बॉडी, कॉन्सिक्वेंटली द बॉडी ऑफ द टेम्परेचर, और इन अदर वर्ड इंटरनल एनर्जी इज मेंटेन बाय द फूड एंड वी। देखिए कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है इस पैराग्राफ में कि हमारे पास जो
इंटरनल एनर्जी है, जब हम फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद हमारी वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। लेकिन जब हम काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो सारी यूटिलाइज होती है काम में। तो इसलिए वो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हम फूड या कुछ खाते हैं, ठीक है ना। कुछ खाने से हमें हमारी इंटरनल एनर्जी क्या करती है, मेंटेन रहती है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो हमारे पास रोज़ाना ज़िंदगी में जब हम खुराक खाते हैं तो वो मेंटेन करती है इंटरनल एनर्जी को, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।